हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व की बात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चलाने का काम किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार चलाई जा रही है, जो सरकार बनेगी, वह क्या होगा, तो वह जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो आइए हम इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ कह रहा है सबसे पहले कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियाँ के लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्वेत रहते हैं और अश्वेत रहते हैं। श्वेत का मतलब गोरे लोग और अश्वेत का मतलब काले लोग, जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, जैसे कि भारतीय। तो यहाँ पर तीन टाइप के लोग रह जाते हैं: गोरे, काले और श्वेत लोग, जिसके चेहरे का रंग सांवला होता है। कह रहा है कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। मतलब कि उस डायरी में जो तस्वीरें थी और जो तस्वीर लड़के की थी, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन नाम था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट आया है जिसे नाम दिया गया यहाँ पर रंगभेद कानून। तो कहता है कि रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। यदि त्वचा के रंग के आधार पर समाज में भेदभाव होता है, तो उसी को हम कहते हैं रंग भेद कहते हैं। यहाँ पे कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ आपसी संबंधों को स्थापित नहीं कर सकती। आपसी संबंधों को स्थापित नहीं कर सकती थी। यह कहता है कि विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी भी समाज के अंदर इस प्रकार की विविधता देखने को मिल सकती है। और मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पर विविधता के बारे में, तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि विविधता का मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे समाज में बड़े स्तर पर पाया जाता है। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ का आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग हुआ करते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग अलग हुआ करती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, यहाँ पर आपको मिलता है सुविधाओं को लेकर के भेदभाव मिलता है। सुविधाओं को लेकर भेदभाव मिल जाता है। तो ये जो भेदभाव था, इस भेदभाव का मुख्य कारण था क्या, रंग था। क्योंकि रंग के आधार पर समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया था। यहाँ पे कह रहा है कि उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। मतलब कह सकते हो यहाँ पर कि इन लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया था। अब ये मताधिकार क्या होता है, तो वोट देने के अधिकार को ही कहते हैं मताधिकार कहते हैं। देश की सबसे बड़ी अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है
कि अश्वेत लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना गया था, उनके साथ भेदभाव किया गया था। और इसकी जानकारी यदि आप देखना चाहें तो गांधी जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जब गांधी जी अपने दोस्त की सहायता के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे तो उनके साथ भी इसी प्रकार का भेदभाव हुआ था। यहाँ पे कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहा करते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं पे रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए बल दिया गया, जोर दिया गया, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। तो यहाँ पर बात आती है क्या? यहाँ पर बात आती है कि जो लोग अफ्रीका के लोग होते हैं, जो लोग अफ्रीका के होते हैं, उन लोगों की अपनी भाषा का नाम था जूलू नाम था। क्या नाम था? जूलू उनकी अपनी भाषा का नाम था। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो इनकी भाषा का नाम था जूलू नाम था। आइए कहते हैं क्या हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टेयर को लगी और वे मारा गया। यह घटना 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी का राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे अरसों तक संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें अफ्रीका का फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है और इन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे। जेल में बिताने के बाद इन्हें 1992 में स्वतंत्रता मिल जाती है, मतलब कि इन्हें आज़ादी मिल जाती है। और इन्हीं की आज़ादी के समय में ही 1994 में इन्हें, मतलब कि अफ्रीका को आज़ादी मिल जाती है। और आज़ादी मिलने के बाद यहाँ पर इसी समय एक नए संविधान का निर्माण किया जाता है, नए संविधान का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, जब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। कहता है कि आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या-क्या मतलब होता है। यदि कोई सरकार लोकतांत्रिक है तो उससे हमें क्या-क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है भागीदारी। कह रहा है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह यूपीएससी के मेंस में ज़्यादातर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। कह रहा है कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। कहता है कि चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही से निर्णय लेते हैं लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, वह निर्णय लेते समय लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान रखेंगे। मतलब कि जब भागीदारी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को बनाने में, या फिर सरकार के माध्यम से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वह देश को चलाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कह रहा है कि कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए और एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत होती है। अब यहाँ पर बात आ रहा है क्या? यहाँ पर बात आ रहा है निर्धारित समय। अब आपको पता होना चाहिए कि निर्धारित का मतलब ये होता है कि यदि किसी ने 5 साल, 6 साल, 4 साल यदि यहाँ पर काम किया, लेकिन काम करने के बाद उनके अंदर स्थिरता आ चुकी है, मतलब स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो स्थिरता आने से मतलब होता है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। यदि वो अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे तो उस काम को अच्छे से करने के लिए उन्हें हम एक निश्चित समय के लिए लेकर के आते हैं, निर्धारित समय के लिए लेकर के आते हैं, ताकि वो अपने काम में निरंतर बनाए रखें और वो अपने काम को सही ढंग से पूरा करें। इसीलिए हम यहाँ पर नियमित रूप से चुनाव करवाते हैं। तो कह रहा है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। अब यहाँ पर बात आ रही है क्या? यहाँ पे कह रहा है कि भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है।
एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग बार बार चुने। तो लोगों के द्वारा उन्हें बार बार चुना जाना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है कि चुनाव का समय लोगों के लिए बड़ी घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। मतलब कि चुनाव ही एक ऐसा तरीका है, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि चुनाव ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि इस तरह नियमित चुनाव होने के लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। लोग चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही यहाँ पर सरकार करती है। मतलब ये हो कि सरकार को यदि कंट्रोल करना है तो यहाँ पर नियमित चुनाव करवाना जरूरी माना जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, भागीदारी के अन्य तरीके। अब यहाँ पे भागीदारी की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जनता जो होती है, वो जनता भागीदारी कैसे कर सकती है और दूसरे तरीकों के माध्यम से। तो कह रहा है कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। और यहाँ पर जब भागीदारी की बात आती है तो जनता वोट दे करके अपनी भागीदारी को पूरा कर लेती है। लेकिन कह रहा है कि वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय नीति में लोगों के भाग लेने और कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पर जनता जो होती है वो भागीदारी कई और तरीकों से भी लेती है। जैसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना कर के भी भागीदारी लेती है। तो पहला पॉइंट इसमें आ गया क्या, आलोचना। अब ये आलोचना क्या होता है, अब आपको पता होगा कि जब भी सरकार कुछ नियम कानून बनाती है तो जनता उसका विरोध करती है, या जनता समय समय पर उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का आंदोलन चालू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो भी आलोचना कर रही है, इस आलोचना के पीछे मुख्य मुद्दा होता है कि वह उनको असहमति दे रही है, असहमति प्रदान कर रही है, क्योंकि उनकी सहमति है ही नहीं उसके मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ से भी जनता जो होती है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। थोड़ा सा ये हम इस दिए गए टॉपिक पर, इस दिए गए पॉइंट को थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। कह रहा है कि यहाँ किस पर सहमति या और असहमति प्रकट की जा रही है, आइए देखने का काम करते हैं। कह रहा है कि हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है कि संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर रोक लगे। दीवार पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों और साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यह ठीक है, यहाँ तक कि सड़कों के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। वास्तव में सही है, क्योंकि ऐसा करने से पब्लिक प्लेस की प्रॉपर्टी नुकसान होती है और कहीं ना कहीं इससे हमारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो दब से जाते हैं, या फिर हमारी जो चिंताएं होती है वो देखने को सामने आ जाती है। कहता है कार्रवाई, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए। ये चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उसकी खाल पाने के लिए। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरी का गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 साल में बाघ विलुप्त हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बाघ के लिए हमारे भारत में 1972 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। बाघ परियोजना चलाई गई थी। तो जो बाघ परियोजना चलाया गया था उसका मुख्य मुद्दा था कि हम यहाँ पर बाघ को क्या करेंगे, बाघ को संरक्षण करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इसी का ही नतीजा है कि आज के टाइम में हमारे पास बाघ 2000 से भी ज़्यादा के देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आगे। तो कहता है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। ऐसे कई सारे हमारे पास न्यूज के कटे हुए नक्शे आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं इस नए टॉपिक पर। तो कह रहा है कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने उसका विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत दिल्ली के अंदर भी कुछ समय पहले 2014 के टाइम में दिल्ली के अंदर जो बिजली बिल था उसकी जो दर थी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, उसने 200 यूनिट तक का जो बिजली था इसे उसने फ्री कर दिया, मुफ्त कर दिया।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो तो खुद ही लेकर के आई थी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2005 में जो बिजली बिल की दाम थे वो बढ़ा दिए गए थे। तो कह रहा है कि लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। सरकार ने अपने निर्णय से बचाव में तर्क दिया, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार थे। देखो यहाँ पर आ गया पॉइंट, जिम्मेदार। अब जिम्मेदार का मतलब होता है कि जो जनता कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपके पास लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह कैसी होती है, तो वह जिम्मेदार होती है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, और जो जनता कहती है वही उसको करना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लोग अपनी राय को व्यक्त करके भी सरकार को कंट्रोल कर सकती है, और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल किए जाते हैं। तो इन सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता उपयोग करती है, और इसके माध्यम से वह विरोध का काम करती है। लेकिन ये विरोध किसके लिए होता है, ये किसके खिलाफ होता है, तो ये विरोध सरकार के खिलाफ होता है। इसके माध्यम से वह सरकार को नियंत्रण का भी काम करती है। ठीक, क्लास यहाँ तक समझाया आप लोगों को। यहाँ पे कह रहा है कि इनके जरिए जो बातें गलत और न्याय संगत नहीं होते उन्हें सामने लाया जाता है। अब यहाँ पर जो बातें होती हैं उनको सामने ला करके सरकार को कहीं न कहीं जनता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। अब ये कह रहा है कि अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर आ गया कुछ मेन पॉइंट, जैसे कि अखबार हो गया, पत्रिकाएं हो गए और टेलीविज़न हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को और सरकार की जिम्मेदारियों को यहाँ पर सामने लेकर के आने का काम करती है। कहता है अब आगे, ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है। वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। अब ये सभी वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा शामिल किया गया है, सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। अब इस सभी वर्ग के लोगों का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज के अंदर जो लोग आदिवासी हैं, या फिर जो लोग हमारे यहाँ पर पिछड़े हैं, या फिर जो लोग ग्रामीण हैं, तो ग्रामीण लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये लोगों की अपनी जो भागीदारी होती है, इन लोगों की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा खत्म होती है या फिर सुनिश्चित हो ही नहीं पाती है। ज़्यादातर अनपढ़ लोगों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जितने भी अनपढ़ लोग होते हैं वो अपनी भागीदारी को कभी भी शामिल कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनके पास जो अधिकार होते हैं उनके अधिकारों के बारे में ही उनको पता नहीं होता है। कह रहा है कि लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आ चुका है और वो है आंदोलन। अब मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जनता आंदोलन के माध्यम से भी सरकार और उनके काम करने के तरीकों को चुनौती दे सकती है। कह रहा है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अब यहाँ पर बात आ चुका है कि आंदोलन का सहारा कौन कौन से लोग लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आंदोलन का सहारा होता है, यहाँ पर हमारे समाज के कुछ पिछड़े जाति के लोग लेते हैं, जैसे कि आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं और अन्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं और आंदोलन के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अक्सर देश के लोग सजग हैं और इस बात में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो जनता है, जनता के अंदर जागरूकता आ रही है। जब जनता के अंदर जागरूकता आती है तो जनता ये जानती है, समझती है कि हमारे पास जो सरकार है, सरकार को कैसे नियंत्रित किया जाए और सरकार को कैसे चलाया जाए, इसके बारे में वो खुद ही निर्णय ले लेती है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखाई दे, तो हम एक क्षण कर रुक कर पता करें कि जुलूस किस लिए निकाला गया।
आपको पता है कि अभी के टाइम में दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन चल रहा है। तो एमसीडी के इलेक्शन को लेकर के हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर कहीं ना कहीं अभी के टाइम में क्या हो रहे हैं, तो चुनाव अभियान किए जा रहे हैं, चुनाव अभियान किए जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव अभियान होते हैं, ये कहीं ना कहीं जुलूस निकाले जाते हैं अपने पार्टियों के प्रचार के लिए, उनको बढ़ावे करने के लिए लगाए जाते हैं। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अभियान तो इसलिए लगती है ताकि वो चुनाव को लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो क्या कर जाए, तो वो जीत जाए। अब जीतने के बाद वो क्या करती है, तो वो जीतने के बाद जनता की सहायता से, वो जनता की सहायता से यहाँ पर सरकार बनाती है, और सरकार के माध्यम से वो जनता के ऊपर ही शासन करने का काम चालू करती है। आइए अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि ये विवादों के समाधान में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवाद या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया गया था। हमने देखा था यहाँ पर कि जो विक्टर था उसने कई बार हिंसा का प्रयोग किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो यहाँ पर अफ्रीकन भाषा को सीखेंगे, अफ्रीकन भाषा को सीखेंगे। लेकिन उनको जो सीखने का मन था वो जूलू नाम की भाषा सीखने का मन था, जूलू। लेकिन इसको सीखने से मना किया गया था, इसको अपनाने की बात की गई थी। इसीलिए जिन लोगों ने इसको अपनाने से मना कर दिया था उनके खिलाफ इन्होंने विरोध किया था, और विरोध के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करना उचित होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, बल का प्रयोग करना उचित है। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान आंदोलन चलाया गया था, किसान आंदोलन चलाया गया था। तो जो किसान आंदोलन चला था उस किसान आंदोलन की खास बात ये थी कि ये पूरा आंदोलन हमारे पर देखा जाए तो देशव्यापी आंदोलन था, क्योंकि देश के बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जो किसान थे, वो इसमें शामिल हुए थे, और इसको रोकने के लिए बल का भी प्रयोग किया गया था। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि विवाद मतलब समस्या या लड़ाई झगड़ा तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, अब यहाँ पर मेन मेन पॉइंट दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर विवाद होने की मेन समस्या क्या होती है। तो विवाद का जो जड़ है वो क्या है। तो पहला कह रहा है क्या, कह रहा है कि यहाँ पर संस्कृति है, धर्म है, यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रों है, और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यदि इनके अंदर तालमेल नहीं बैठेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विवाद होगा, और फिर यहीं से आपकी शुरुआत होती है लड़ाई की। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब जो भेदभाव हो रहा है ये भेदभाव इन सभी के आधार पर हो सकता है, चाहे तो वो संस्कृति के आधार पर हो सकता है, चाहे तो वो धर्म के आधार पर हो सकता है, चाहे तो वो क्षेत्रों के आधार पर हो सकता है, या फिर वो आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी हो सकता है। कह रहा है कि लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है और वो है हिंसात्मक तरीका। अब आपको पता होगा कि कई बार हिंसात्मक तरीके में लोगों के द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सीधे सीधे कह सकते हो आप लोग कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, गैर कानूनी। अब इनके इस्तेमाल करने से ये हिंसात्मक तरीके अपना लेते हैं, जिससे कि अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे, और जब भी कहीं पर गैर कानूनी काम होता है तो उसके समाधान के लिए यहाँ पर सरकार क्या करती है, तो सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करती है, इंटरफियर करती है। तो सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करके विवादों का समाधान करती है, विवादों का समाधान करती है। अब विवादों के समाधान के लिए वो क्या करेगी, तो विवादों के समाधान के लिए हमारे देश के द्वारा नियमों और कानूनों को बनाने का काम करती है, ताकि जो हमारे पास विवाद का जड़ है उस विवाद को जड़ को ही खत्म कर दिया जाए या उन्हें हल किया जाए। कहता है कि आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। कह रहा है कि धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं।
इस प्रकार के धार्मिक जुलूस और उत्सव जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर बिहार में बड़े स्तर पर देखने को मिल जाते हैं। और देखा जाए तो हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट होता है। कहता है कि उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है, कई बार जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल बिहार में दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाद को करने के लिए एक दूसरे को रोकने और कंट्रोल करने का काम करते हैं। यह कह रहा है कि सरकार खासकर पुलिस को ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में कह रहा है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा करके बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान किया जा सके। तो यहाँ पर जो एक साथ बिठाने की बात हो रही है वह बात की उसे हम कहते हैं सुलह समझौता कहते हैं। सुलह या फिर समझौता करना। और सुलह तथा समझौते के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम विवादों को हल करते हैं। हम यहाँ पर विवादों को हल करने का काम करते हैं। कह रहा है कि नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास जो यमुना है, ये यमुना आपको कई न राज्यों से गुजरती है। उसके बाद जो गंगा है, वो गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है, जो आपके कई राज्यों से होकर गुजरती है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण के कुछ नदियाँ हैं, जो कुछ राज्यों के साथ होकर गुजरती है। तो जब यहाँ पर नदियाँ 2 राज्यों से गुजरती है या 3 राज्यों से गुजरती है, तो वहाँ पर जल बँटवारे को लेकर के, जल का जो बँटवारा होता है, तो जल के बँटवारे को लेकर के भी कई बार विवाद देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कहता है कि जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती है, उनके बीच में नदी के पानी का बँटवारा विवाद का कारण बन जाता है। अब यहाँ पर जो विवाद का कारण है, वह पानी के बँटवारे के कारण विवाद जन्म लेता है। कह रहा है कि उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी नदी के बारे में पढ़ा होगा और उसमें चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कह रहा है कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ये जो कर्नाटक में कावेरी नदी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में बात की जा रही है। तो जो कावेरी नदी है ना, वो कावेरी नदी कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध से निकलती है और यहाँ पर सिंचाई के काम में इस्तेमाल की जाती है। इसी पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें पूरी होती है और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब कावेरी नदी जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए किया जाता है। दोनों बांध एक ही नदी पर बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि कृष्ण राज सागर बांध जो है ये भी बनाया गया है कहाँ पर, तो ये भी बनाया गया आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। और दूसरा हमारे पास है कौन सा, मेटूर बांध है, मेटूर बांध। तो ये भी जो बनाया गया है वो कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर बना हुआ है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने जलों की जरूरतों को और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर पानी की नीड पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता होगा कि यदि हम ऊपर में ही बांध बना लें तो ऊपर में बांध बनाने से हम यहाँ पर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर हमने क्या कर रखा है, यहीं पर हमने बांध बना रखा है। जब यहीं पे बांध बना लेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से आपका जो पानी है वो नीचे की ओर नहीं जाएगा, जिसके कारण नीचे के राज्यों को समस्या क्रिएट होती है और वहाँ पर पानी को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। कह रहा है कि चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़रूरतें होती हैं लोगों को वो पूरी नहीं हो पाती है इसके कारण से। यहाँ पे कह रहा है कि इस विवाद उत्पन्न तभी होता है तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है।
अभी जो राष्ट्रीय सरकार की बात कर रहा है, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के मुद्दे को सॉल्व करती है। इसमें कहता है कि ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए हमारे पास एक सूची है, जिसे कहते हैं हम यहाँ पर समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची के ऊपर रूल ऑफ लॉ बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है। अब राज्य और केंद्र यहाँ पर मिल करके राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, जैसे कि जल विवाद हो गया, तो जल के विवाद को लेकर के हम यहाँ पर हल करते हैं या फिर उसे हम सॉल्व करने का काम करते हैं। कहता है कि समानता एवं न्याय, अब ये देने का भी काम कौन करेगी, ये इसको देने का काम भी सरकार ही करती है। आइए देखते हैं कैसे। तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता होना। वचनबद्धता का मतलब होता है कि सरकार समानता को और न्याय को प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होती है, उसे देना कंपलसरी होता है। कह रहा है कि न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। कह रहा है कि अस्पृश्यता मतलब कहते हैं छुआछूत की प्रथा पर अब कानून के द्वारा रोक लगा दी गई है। आपको पता होगा इसके लिए हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में शामिल किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत होता है, समानता के साथ भेदभाव होता है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहता है लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। अब यहाँ पर जो अस्पृश्यता का जो इस्तेमाल है, वह खास करके दलित लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और ये चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के अंदर इनको देने का काम करती है। आगे बात करते हैं तो आगे कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने से रोक दिया जाता था। अंबेडकर ने, जिनके बारे में पहले हमने पढ़ चुका है, अन्य लोगों ने जोर दे करके ये कहा था कि ये प्रथा अमानवीय है, मतलब कि ये मानव के खिलाफ है। ये न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अब बराबरी के व्यवहार का मतलब होता है यहाँ पर क्या, बराबरी के व्यवहार का मतलब होता है कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जाति का हो या फिर वो नीची जाति का हो, वो कोई भी जाति का हो, समाज में सभी लोगों को एक समान दर्जा मिलना चाहिए, एक समान दर्जा मिलना चाहिए। अब इसी एक समान दर्जे को देने के लिए हमारे भारत के संविधान में समानता का अधिकार शामिल किया गया, समानता का अधिकार। अब ये जो समानता का अधिकार शामिल किया गया है, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है, 14 से 18 में बताया गया है। कह रहा है कि सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों और लड़कियों की देखभाल में ज़्यादा फर्क करते हैं। कहता है कि इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है, और ये बात आपको आज के समय में भी देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पर लड़कियों को कम अधिकार दिए जाते हैं तो कहीं कहीं पर लड़कों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं भी, लड़कियां भी उतना ही कर सकती है जितना कि एक लड़का कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं ताकि लड़कियों और लड़कों के साथ भेदभाव ना हो, जिससे कि लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्यायों से छुटकारा पा सकती है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़की की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया। अब जो लड़की की फीस खत्म कर दी जाएगी या कम कर दी जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही महिलाएं पढ़ने के लिए क्या आएगी, तो आगे आएगी, जिससे हमारे पास महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव में कमी आएगी। कहता है कि आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में मदद मिलेगी क्या, तो ये बात गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो मानसिकता है वो मानसिकता खत्म नहीं हो सकती है, और मानसिकता को बदलना जरूरी है, ना कि फीस को कम करना जरूरी है। कह रहा है कि क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते हुए देखा, उदाहरण देकर के बताइए कि वो भेदभाव किस प्रकार का था और कौन सा था। कहता है इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की, क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे, जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया।
इन सभी चीज़ों के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ये वीडियो को कैसी लगी ज़रूर बताइए और वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक फैलाने का काम करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी मिले जो इस प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।